गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को सुप्रभात। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लखनवी अंदाज और जिसके लेखक हैं यशपाल सिंह। तो पाठ पढ़ने से पहले हम पाठ की पृष्ठभूमि और लेखक परिचय जरूर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पाठ परिचय और लेखक परिचय। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के पश्चात लाहौर के नेशनल कॉलेज में उन्होंने बीए किया। इससे आप क्या जान पड़ता है कि यह उस समय की बात है जब भारत पाकिस्तान एक हुआ करता था। यह ब्रिटिश शासनकाल की बात है और लाहौर का नेशनल कॉलेज बड़ा ही फेमस था, बड़ा ही प्रसिद्ध था। तो वहाँ इनकी मुलाकात हुई सुखदेव और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों से। पहले वो कह सकते हैं गांधीवादी विचारधारा से बहुत ही प्रभावित थे, परंतु जब इनकी मुलाकात भगत सिंह और सुखदेव से हुई तो ये एक क्रांतिकारी में बदल गए और इसके लिए उनको जेल भी जाना पड़ा। 14 साल तक जेल में रहे और जानते हैं इनकी शादी भी जेल में ही हुई एक और महिला क्रांतिकारी से। तो स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया और इनकी मृत्यु 1976 में हुई। परंतु लेखक ने क्या लिखा है, इसका क्या महत्व है, यह जानने के लिए उनके जीवन में झांकना बहुत आवश्यक है। तो वो ब्रिटिश या फिर कह सकते हैं अंग्रेज़ों से बहुत ही नफ़रत करते थे, बहुत ही घृणा करते थे। तो इसका कोई प्रमुख कारण होना चाहिए, क्योंकि बचपन से उन्होंने अंग्रेज़ों का अन्याय अत्याचार सहा था। 2 घटनाओं का जिक्र अपनी पुस्तकों में, अपनी रचनाओं में वो करते हैं कि क्यों और कैसे 2 घटनाएं उनके दिमाग में हमेशा असर डालती रहीं। पहली घटना है जब 4-5 साल के थे, ठीक है, और अंग्रेज़ जो आसपास में रहते थे उनके बड़े बड़े महलों में, अच्छे खासे घरों में रहते थे और मुर्गी पालते थे। मुर्गी पाले थे वो लोग, अंग्रेज़ लोग, ठीक है। तो मुर्गियां बाहर में खेल रही थी, चर रही थी। तो बच्चे होते हैं, यशपाल बच्चे थे तब, तो उनको छेड़ने लगे, पत्थर वत्थर मारा होगा मुर्गी को। तो बाहर से महिला निकली और इनको डांटने लगी, यू इडियट, नॉनसेंस कहा, इनको गालियाँ दी। तो अब जानते ही हैं बच्चे, उनको क्या पता कौन ब्रिटिश है कौन नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, गाली का जवाब गाली में लौटा दिया। तो एक अंग्रेजी मैम को गाली देना was that much easier, इतना आसान तो था नहीं कि आप एक ब्रिटिश शासनकाल में किसी एक अंग्रेजी महिला को आप मीन्स खरी खोटी सुनाओ, वो चुप रह जाए। तो इसकी सज़ा पूरे आसपास के लोगों को मिलने वाली थी, ठीक है। तो यह मुद्दा बहुत बड़ा हो गया। तो यहाँ पे हुआ कि यशपाल जी की मम्मी ने एक डंडा उठाया और घर में जानवर को जैसे पीटते हैं वैसे ही पीटा यशपाल जी को। क्यों? उन्होंने कहा कि तुमने ये मुद्दा क्यों बढ़ाया, तुमने अंग्रेज़ी महिला को गाली क्यों दी, अंग्रेज़ी में हमको गाली क्यों दी? क्योंकि उसकी सज़ा पूरे मोहल्ले को, पूरे उस एरिया को मिलने वाली थी। उस एरिया में जितने लोग रहते हैं, उस क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं, सबको मिलने वाली थी। तो तब तो ये ठीक नहीं था, क्योंकि एक बच्चे के लिए सबको पनिशमेंट मिलना, सबको सज़ा मिलना यह उचित नहीं था। इसलिए आप सोच सकते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को जानवरों जैसे डंडे से पीटती है। क्यों? क्योंकि उसने किसे छेड़ दिया था, एक अंग्रेज़ी महिला को। तो यशपाल जी कहते हैं कि हमारे ही देश में ऐसे जीना, भाई क्या जीना है, ये तो मौत से भी बदतर है, ठीक है। और एक घटना है जो वो याद करते हैं कि तालाब में महिलाएं नहाने गई थी और 2 अंग्रेज़ों को देखकर ऐसे भाग रही थी जैसे कि बकरियों के झुंड में कोई बाघ घुस गया हो। कि अपने ही देश में ऐसा भयावह, अपने ही देश में इतनी समस्या, लोगों को अपने ही देश में रहने में इतनी समस्या। ऐसे विचारधारा, ऐसे घटनाओं से वो कह सकते हैं बहुत ही संतप्त थे, बहुत ही परेशान थे। इसलिए उन्होंने क्रांतिकारियों को अपनाने का सोचा और वो जेल भी गए। उनकी रचनाओं में यह क्रांति की भावना दिखती भी है, झलकती भी है। तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्या क्या लिखा, उनके लेखन में क्या क्या विशेषताएं हैं।
यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है, आम आदमी के अनुभवों की, आम आदमी की कहानियों की बात की जाती है। वो यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। इस बात को जरूर गौर करना, वो यथार्थवादी थे। वो काल्पनिक रचनाओं में, आदर्श रचनाओं में विश्वास नहीं करते थे। वो यथार्थ, जो सच है, जो जैसा है उसको वैसे ही प्रस्तुत करना, न कि उसमें काल्पनिकता की सजावट डालना या फिर किसी को मीन्स कह सकते हैं बिना कारण के अनावश्यक ही उसको आदर्श बनाना, यथार्थ प्रस्तुत करना उनका काम था। वे सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। जितने भी समाज में जो उच्च वर्ग निम्न वर्ग में जो भेद है, राजनीति में जो पाखंड हो रहा है, अत्याचार या भ्रष्टाचार हो रहा है, और रूढ़ियों के खिलाफ में जो परंपरागत जो रूढ़िवादिता है कह सकते हैं हम, जो हमारे सोसाइटी में, हमारे जो समाज में जो पुराने चाल चलन है जिनको हम रूढ़ी कहते हैं। पुराने चाल चलन सब खराब नहीं होते, ठीक है, ऐसे चाल चलन जो ख़राब हैं उन सब के ख़िलाफ़ उन्होंने लिखी है। उनके कहानियों के संग्रह में है ज्ञानदान, तर्क का तूफ़ान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया और फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत के विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। यह बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, झूठा सच, जो पार्टीशन के मुद्दे पर लिखा गया है। पार्टीशन में भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो वहाँ पे हुआ क्या था, उसका मार्मिक उल्लेख अपने उपन्यास झूठा सच में वो करते हैं। यह बहुत प्रसिद्ध रचना है, पहले ही बता दूँ। अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। भाषा में भी वो बहुत कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करते, बहुत ही सरल सहज भाषा का प्रयोग करते हैं, और उनकी भाषा में सजीवता है, ठीक है, और स्वाभाविकता है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं है, ठीक है। जो जैसा पात्र है उसकी भाषा वैसी ही रखी गई है। चलिए देखते हैं। अब सीधा हम चलेंगे पाठ्य पुस्तक की ओर। हमारे इस पाठ का शीर्षक है लखनवी अंदाज। चलिए पढ़ते हैं। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी, ठीक है। मुफस्सिल क्या होता है, बड़े शहर के आसपास में जो बस्ती जुड़ी हुई होती है वहाँ से ट्रेन गुजरने को तैयार थी, और ऐसे लग रही थी मानो वो फुकार रही थी, ठीक है, धुआं छोड़ रही थी और आवाज़ कर रही थी। ट्रेन, पुरानी ट्रेन, ठीक है, जो भाप इंजन होता है बहुत धुआं छोड़ता है, और उसके जो सायरन या हॉर्न लगे होते हैं वो छूटने से पहले क्या होता है, छूटने से पहले क्या होता है, वो साउंड करते हैं, हॉर्न देते हैं। तो वो फुकार रही थी, कहा है इसको फुकारना, ठीक है। ट्रेन आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए अधिक दाम लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ भाड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही लिया था। तो यहाँ पे कवि कहीं बाहर ट्रेन की यात्रा करने के लिए स्टेशन में है, और गाड़ी जो है साउंड कर रही है, आवाज़ कर रही है, क्योंकि अभी छूटने वाली है, फुकार रही है, कहा है इसको, ठीक है। और उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया है। देखिए, उनको दूर नहीं जाना है। दूर जब जाते हैं तो हमको ज़्यादा सुविधा चाहिए। सेकंड क्लास में क्या है, अधिक सुविधाएं होती हैं। मैं पहले बता दूं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये ट्रेन की सुविधाओं के अनुसार। फर्स्ट क्लास में बहुत ज़्यादा सुविधाएं होंगी और उसके टिकट का खर्चा भी ज़्यादा आएगा। सेकंड क्लास में फिर थोड़ा कम खर्चा आएगा, उसमें थोड़ी कम सुविधाएं होंगी, और सबसे कम सुविधाएं थर्ड क्लास में होंगी, जहाँ जिसका जो टिकट है उसका जो मूल्य है, उसका जो रेट है वो भी थोड़ा कम होगा। तो पैसे के हिसाब से क्लास बदलते हैं और क्लास के हिसाब से सुविधाएं बदलती हैं। तो लेखक ने सेकंड क्लास के टिकट का बुक किया था, और हो सकता था कि उनका काम थर्ड क्लास या लोकल पैसेंजर बोगी में बैठने से भी काम चल जाता, परंतु उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया है। मीन्स उसको बहुत दूर नहीं जाना है। जब हम दूर जाते हैं तो ज़्यादा सुविधाएं देखते हैं और फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की टिकट का बुकिंग करते हैं। लेकिन लेखक को बहुत दूर जाना नहीं है,
तो फिर क्यों उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया? उसके दो कारण हैं। प्रथम कारण है वो एकांत चाहते थे। वो चाहते थे कि अकेले बैठें आराम से और सोचें अपनी नई कहानी के विषय वस्तु के बारे में। नई कहानी उनको लिखनी थी, तो क्या पे लिखना है, कैसे लिखना है, उसके बारे में सोचने के लिए, सोच विचार करने के लिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया था। और उसका एक और कारण था, आराम से खिड़की के किनारे बैठकर बाहर का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उस नज़ारे का आनंद लेने के लिए भी उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया था। ठीक है, तो क्या ये लोकल बोगी में, जनरल बोगी में नहीं होता? नहीं, उसमें बहुत भीड़ भाड़ होती है। उसमें ज़्यादातर लोग लोकल डब्बों में बैठते हैं, लेकिन सेकंड और फर्स्ट क्लास में भीड़ भाड़ बहुत ही कम होती है। ज़्यादा लोग सेकंड या फर्स्ट क्लास में बुकिंग नहीं करवाते हैं। तो ये उसके दो कारण थे। प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट ही क्यों बुक करवाया? ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि दो कारण थे। प्रथम कारण था अपनी नई कहानी के विषय वस्तु के बारे में सोचना, और दूसरा कारण था खिड़की के बाहर का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको देखना और उसका आनंद लेना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे से डब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। तो गाड़ी चलने लगी थी। बहुत, ये भारत में ऐसे ही होता है, गाड़ी चल रही है, थोड़ी थोड़ी उसका जो थोड़ा थोड़ा गति पकड़ने लगा है और लोग कूद के चढ़ने लगते हैं। तो लेखक भी ऐसे ही कूद के एक सेकंड क्लास के डब्बे में चढ़ गया। ठीक है, अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। अनुमान के प्रतिकूल, जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था कि सेकंड क्लास का जो डब्बा होगा वो खाली होगा और आराम से शांत मन में वो बैठ के सोचेंगे अपनी कहानी के बारे में, परंतु उनके अनुमान के विपरीत था। अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल था। देखो शब्द देखो, अनुकूल मीन्स आप जैसा सोचे हो वैसा होना, आपके सोच के हिसाब से होना, आपके सोच के अनुसार होना। परंतु जब वो आपके सोच के अनुसार ना हो तो वो प्रतिकूल हो जाता है। पूरी तरह से विपरीत परिस्थिति था वहाँ पर। क्या था? एक बर्थ पर मीन्स एक साइड के सीट पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पुष्ट सज्जन बहुत ही सुविधा से पालथी मारकर बैठे थे। यहाँ पे कह सकते हैं लिखने का जो लहजा है, देखिए आप पहले ही लाइन में क्या कहा है, पहले ही लाइन में कहा है, देखिए कि लखनवी नस्ल के, लखनऊ की नवाबी नस्ल के सफ़ेद पोश सज्जन। इसके ज़रा व्याख्या करें। लखनऊ की नवाबी नस्ल मीन जो पुराने समय में जो नवाब होते थे, राजा महाराजा होते थे, जो सामंत होते थे, मीन्स उच्च वर्ग के लोग होते थे, जो जमींदार वर्ग के लोग होते थे, अपने आप को हमेशा उच्च समझते थे और गरीबों से बिल्कुल ही अलग समझते, गरीबों को कीड़ा मकोड़ा समझते थे और वो एक बनावटी जीवन जीते थे, दिखावा करते थे। तो ऐसे ही एक नवाबी नस्ल के, लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन। सफ़ेद पोश सज्जन क्या होता है? सफ़ेद पोश मीन्स जो सफ़ेद कपड़ा जो पहना हुआ है, और सज्जन मीन्स भला आदमी। ये व्यंग है, एक्चुअली ये वास्तव में यह है कि व्यंग ताना दे रहे हैं कि सफ़ेद पोश, सफ़ेद कपड़ों में बैठे हुए एक सज्जन, एक भले इंसान पालथी मारकर एक साइड के सीट पर बैठे हुए थे। तो वो चाहते थे कि अकेला हो, लेखक चाहते थे कि अकेले बैठें, परंतु उनके सोच के पूरी तरह से विपरीत हुआ। क्या हुआ? एक नवाब कह सकते हैं, नवाबी ख़ानदान के एक जो सज्जन व्यक्ति थे पालथी मार कर बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। उनके सीट के सामने पर एक तौलिए में, एक टॉवल में, एक कपड़े में, छोटे से कपड़े में दो खीरे रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दे रहा था। मैं जैसे ही लेखक उस डब्बे में घुसे, ठीक है, जो सज्जन व्यक्ति थे उनको यह पसंद नहीं आया। वो असंतोष थे, वो दुखी थे, उनको यह बिल्कुल भी पसंद नहीं, निराश थे। क्यों? हो सकता है वो भी अकेले इस डिब्बे में जाना चाहते थे, एकांत में यात्रा करना चाहते थे। ठीक है, अकेले जाना चाहते थे। ये प्रथम रीज़न हो सकता है। यह लेखक के अनुसार, लेखक सोच रहा है कि
लेखक जैसे ही देखता है वो जो पैसेंजर डब्बे में जो सेकंड क्लास के डब्बे में जो बैठा है, उसको देखते ही वो सैड हो जाता है, असंतुष्ट हो जाता है। तो उनकी असंतुष्टि का क्या कारण हो सकता है? नवाब साहब के असंतुष्टि का कारण हो सकता है वो भी अकेले यात्रा करना चाहते हों। और दूसरा है यह भी कि कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक़ करते देखे जाने के संकोच में हो। देखिए यहाँ पे इस पैराग्राफ में फिर क्या कहा गया है, गौर से सुनिए। वो कहते हैं कि जैसे ही उस डब्बे में घुसे, ठीक है, वो जो सज्जन व्यक्ति थे, वो जो नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बैठे थे, क्या हुआ? वो असंतुष्ट दिखाई दी। तो उनके असंतोष का दो कारण हो सकता है। प्रथम कारण है वो भी एकांत में एक अपने लिए कहानी लिखने वाले हों, अपने जैसे लेखक अपने लिए कहानी सोचने गया था वैसे वो भी आए हों अपनी कोई कहानी सोचने अकेले बैठकर, एक कारण हो सकता है। या फिर दूसरा कारण क्या हो सकता है जानते हैं? खीरे जैसी तुच्छ चीज़ को वो लेखक के सामने में कैसे खाएं? क्यों? देखिए पहले ही बता दूं, ये जो जमींदार वर्ग होते हैं, जो सामंत वर्ग, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, इनका जीवन बनावटी होता है। अपने आप को देखो सब चीज़ ख़त्म हो चुका ना, मीन्स अभी जमींदार नहीं रहते, नवाब चले गए, उनका ज़माना चला गया, ऐसे ऊंचा नीचा का भाव चला गया, फिर भी वो अपने आप को अलग ही समझते हैं, फिर भी अपने आप को महान समझते हैं, फिर भी वो अपने आप को गरीबों से कई गुना बेहतर समझते हैं, कई गुना अच्छा समझते हैं, और गरीबों को तो वो इंसान ही नहीं समझते, और वो एक कृत्रिम जीवन जीते हैं, एक बनावटी, एक ढोंग का जीवन जीते हैं। तो देखो इसलिए तो लेखक कहता है कि हो सकता है कि वो अपनी नई कहानी के बारे में मेरे जैसे सोचने आए हों इस डब्बे में, और मैं जब आया तो असंतुष्ट हो गए, उनकी शांति भंग हो गई। या फिर उसका एक और कारण हो सकता है कि खीरे जैसी तुच्छ अपदार्थ और निम्न वस्तु को, ठीक है, इतनी घटिया चीज़ को वो नवाब होते हुए, मीन्स नवाब के ख़ानदान के होते हुए, इतना बड़ा होते हुए एक व्यक्ति के सामने में कैसे खाएं? देखो सामने में अकेले होते तो खाते आराम से, अकेले होते तो उन्होंने टाइम पास के लिए बीच में खीरा खाने के लिए खीरा खरीदा। खीरा को क्या देखने के लिए थोड़ी खरीदा था भाई, है ना, वो खाने के लिए खरीदा था। तो कहते हैं कि खीरा को खाते, अगर मैं नहीं आता तो मुझे देखकर शायद वो शर्मा रहे हों, और वो कैसे खाएंगे? मैं जितने बड़े आदमी होकर खीरे जैसी चीज़ को किसी के सामने क्यों खाएंगे? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, गौर से सुनिए कहानी। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया तो हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली, यह पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको हाइलाइटेड करें, इसको चिन्हांकित करें, रेखांकित करें, ठीक है। चलो तो इसमें होता क्या है देखिए, अब जैसे ही डब्बे में लेखक प्रवेश करते हैं, वो जो सज्जन व्यक्ति होते हैं इनसे बात नहीं करते, इनको नमस्ते, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग ऐसा कुछ नहीं करते, तो कुछ नहीं करते ऐसा वो, और वो असंतुष्ट दिखाई देते हैं, वो कुछ नहीं कहते हैं लेखक को। तो लेखक भी उनको कुछ नहीं कहकर चुपचाप अपने वाले सीट पर बैठ जाते हैं। आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या है? मीन्स लेखक का भी तो आत्मसम्मान है, लेखक का भी तो स्वाभिमान है, क्या कह सकते हैं, स्वाभिमान है, कह सकते हैं, स्वाभिमानी है लेखक। वो कहता है कि तुम बात नहीं करते तो हम भी बात नहीं करते, जाओ, तुम कुछ नहीं कहते, हमको देखकर अगर आप असंतुष्ट होते तो हम भी क्यों आपसे वार्तालाप करें, क्यों भी हम भी क्यों आपसे बातचीत करें। तो वो नवाब की ओर बिना देखे आंखें चुरा ले मीन्स अवॉइड किया, उसको नेगलेक्ट किया, जाने दो यार, कौन बैठा, हमको क्या करना। तो आंखें चुरा ली मीन्स उसकी ओर नहीं देखा और चुपचाप अनदेखा किया, आंखें चुराने ने अनदेखा कर दिया और अपनी वाली सीट पर बैठ गए, ठीक है, आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए, ठीक। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। लेखक की कौन सी आदत है? जैसे वो खाली बैठते हैं उनके मन में विचार उत्पन्न होने लगते हैं, कल्पना करने लगते हैं। आखिरकार वो लेखक हैं, इसी वजह से, इसी कारण से वो लेखक बन पाए गए क्योंकि वो सोचते हैं, ठीक है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान लगाने लगे, क्योंकि जो लेखक थे वो उस बर्थ पे चुपचाप बैठे हुए थे अपनी सीट पर,
और खाली बैठे थे, निठल्ले बैठे थे। ठाली बैठना, निठल्ला बैठना, बिना काम काज के बैठना। तो जब भी वो खाली बैठते हैं क्या होता है, उनके मन में विचार उत्पन्न होने लगते हैं। अब वो अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो मेरे सीट के सामने में बैठे हैं, इनको क्या दुविधा है, क्या परेशानी है, क्या समस्या है, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं और मेरे आने पर ये असंतुष्ट क्यों दिखाई दे रहे हैं, इसका कारण खोज रहे हैं वो। नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा करने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करता देखे। देखो, नवाब जो होते हैं दिखावा करते हैं, अपने आप को उच्च समझते हैं, तो वो हमेशा फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी के डब्बों में बैठकर जाना पसंद करते हैं, प्रथम श्रेणी, ठीक है। लेकिन आजकल नवाब सिर्फ नाम के रह गए हैं, उनके पास पैसा वैसा है नहीं, वो इतने अमीर हैं नहीं कि वो क्या है फर्स्ट क्लास में हमेशा सफ़र कर सकें। तो पैसे बचाने के चक्कर में, किफ़ायत मीन्स थोड़ा मितव्ययी, पैसे बचाने के चक्कर में, किफ़ायत या फ़ायदा करने के चक्कर में ये जो सज्जन व्यक्ति हैं, उन्होंने फर्स्ट क्लास में जाना था। उनको मीन्स नवाब ख़ानदान के, नवाब नस्ल के हैं, तो उनके जैसे व्यक्ति प्रथम श्रेणी में फर्स्ट क्लास में ही यात्रा करते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लास में ही यात्रा करते हैं। परंतु आज वो पैसे बचाने के चक्कर में सेकंड क्लास में अपना टिकट बुक करा लिए हैं। अकेले यात्रा करूंगा कह के, क्योंकि सेकंड क्लास में भी लोग ज़्यादातर आते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन आज उनको यह बात हजम नहीं हो रहा है कि उनको कोई सेकंड क्लास में जाते देख ले। अच्छा नहीं लग रहा है उसको कि वो नवाब के ख़ानदान का है, वो तो फर्स्ट क्लास में जाते रहना चाहिए। लेकिन आज पैसे बचाने के चक्कर में क्या है, सेकंड क्लास में आ गया है, तो लोग उसको देख ले रहे हैं। शहर के अन्य सफ़ेद पोश यानी अन्य सज्जन व्यक्ति, यहाँ पे कौन है, लेखक है, कि शहर का कोई सज्जन व्यक्ति नवाब साहब को, ठीक है, सेकंड क्लास में सफ़र करते हुए ना देखे, क्योंकि वो उनके शान के खिलाफ है। अब एक बात कह दूँ, ये जो जमींदार होते थे, ये जो सामंती व्यवस्था के लोग होते थे, इनमें एक ही बात होती है, प्राण जाए पर शान न जाए। अरे मर जाएंगे लेकिन झूठा शान दिखाने के लिए ये छोड़ेंगे नहीं। रस्सी जल गई पर ऐठन न गई, रस्सी जल गया पर बल नहीं गया। मैंने जमींदारी प्रथा ख़त्म हो गई ना, ये नवाब सब चले गए ना, ठीक है, फिर भी ये लोग अपने आप को महान और बाकी लोगों से उच्च समझते हैं, बनावटी का जीवन जीते हैं, एक अलग ही कृत्रिम जिंदगी का जीवन यापन ये करते हैं। तो इसलिए मंझले दर्जे में सफ़र करता देखना उसको गवारा नहीं था। उनको मीन्स कोई उनको सब सेकंड क्लास में सफ़र करते हुए ना देखे, ठीक है। झूठी शान है ना, अकेले में वो जो भी करें, लेकिन दूसरों के सामने में शान से जीने का, बोले घर पर जाकर भूखे मर रहे हैं लेकिन शान होना चाहिए। कहा ना, मैंने कहा इनके बारे में एक लाइन कहा, क्या, प्राण जाए पर शान न जाए, ज़िंदगी चली जाए, मौत आ जाए भले, लेकिन शान इज्जत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज भी आप लोगों को ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे आपके आसपास, जो ऐसे झूठी शान की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, झूठी शान वाली ज़िंदगी जीते हैं और उसी के लिए हमेशा मरते रहते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। तो अकेले सफ़र करूंगा करके उन्होंने खीरा ख़रीदा था, ठीक है। सबके सामने में खीरा जैसा तुच्छ या घटिया चीज़ को नहीं खाएंगे, खीरा बहुत सस्ती चीज़ है, तो खीरा जैसे सस्ती चीज़ को खाएंगे, वो नवाब हैं। और हाँ, अकेले में खा सकते हैं भाई, देखो नवाब हैं, क्या है, प्राण जाई पर शान न जाई, खीरा वो दूसरों के सामने में कैसे खाएंगे, नहीं खा सकते। हाँ, अकेले में खा सकते, लेकिन दूसरों के सामने में दिखावा करना है, अपने आप को उच्च बताना है, तो वो दूसरों के सामने में खाएंगे नहीं खीरा, ठीक है। अकेले जाऊंगा करके खरीद लिया था वो आदमी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पर लेखक पहुँच गया। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देखते रहे। कनखियाँ ना ऐसे तिरछी नज़र से बैठा है, तिरछी नज़र से देख रहा है लेखक कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनका रिएक्शन क्या है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है। तो नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। कुछ देर वो गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रहे हैं और वहाँ जो डब्बे के अंदर स्थिति है वो क्या चल रहा है, बाहर क्या है, उन नज़ारों का वो अवलोकन कर रहे हैं, ठीक है। बाहर खिड़की की ओर
बहुत समय तक उन्होंने देखा। कुछ समय तक बाहर खिड़की की ओर वो जो नवाब साहब थे वो खिड़की की ओर देखते हैं ऐसे, और सहसा अचानक ही सडनली अचानक ही वो कुछ बोल पड़ते हैं। देखिए, ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज़ जनाब, खीरे का शौक़ फरमाएंगे। आदाब अर्ज़, आदाब अर्ज़ क्या होता है? नमस्कार। नमस्कार हम लोग जब मिलते हैं तो पहली बार जब मिलते हैं लोगों से तो नमस्कार कहते हैं। तो ऐसे ही इस्लाम में क्या, आदाब अर्ज़ जनाब, खीरे का शौक़ फरमाएंगे। खीरे का शौक़ फरमाएंगे, थोड़ा उर्दू ज़ुबान है, नवाब साहब हैं, उर्दू का प्रयोग करेंगे ही, हिंदी क्यों कहेंगे, उर्दू कहेंगे। तो कहते हैं, संबोधन करते हुए कहते हैं, ओए ओ सुनिए, आदाब अर्ज़, खीरे का शौक़ फरमाएंगे, क्या आप खीरा खाएंगे? नमस्ते सर, क्या आप खीरा खाएंगे? लेखक से पूछ लिया। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाएं। तो लेखक यहाँ पे क्या कहता है, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चलिए सुनिए। सो नवाब साहब का जो भाव परिवर्तन हुआ वो अचानक से ही, अभी तक तो वो लेखक की ओर ना देख रहे थे, ना तो उनको देखकर उन्होंने आने के लिए कहा, ना उनसे बात की, ना ही उनसे अभी जैसे सलाम कहा, जैसे नमस्ते कहा, आते ही करना। देखो, आते ही किया जाता है नमस्ते। अरे तुम किसी से मिले और बाद में नमस्ते करते हो, आधा घंटा बातचीत करने के बाद या आधा घंटा अवॉइड करने के बाद तुम नमस्ते करोगे, कैसे लगेगा? मीन्स तुम किसी से मिले और आधे घंटे तक बैठे रहे, कुछ नहीं बोले और सडनली कहते हो नमस्ते सर, आप कैसे? तो उस इंसान को कैसे लगेगा कि ये क्या बोल रहा है, ये आधे घंटे तक चुप था और अभी देखो नमस्ते कर रहा है। तो लेखक को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि इतने समय के पश्चात वो नमस्कार करता है, आदाब अर्ज़ जनाब आली, ठीक है, वो कहता है कि खीरा खाएंगे। तो लेखक कहता है कि वो जो आदमी है हमको भी तुच्छ समझता है। वो कहता है कि मुझे भी छोटा करना चाहता है, अपनी शराफत बनाए रखने के लिए, अपनी झूठी शान, अपनी विनम्रता, अपनी झूठी विनम्रता दिखाने के लिए मुझे नमस्ते कर रहा है और मुझे खीरा खाने के लिए कहता है। इतनी देर तक कहाँ था? उसने शिष्टाचार का नियम पालन नहीं किया। आते ही लोगों से बातचीत किया जाता है, उनसे हाल चाल पूछा जाता है, और ये क्या अभी इतने समय के पश्चात, अभी तो असंतुष्ट दिखाई दे रहा था, मेरे आने से नाराज़ हो रहा था और अभी मुझे खीरा खाने के लिए दे रहा है तो मैं नहीं खाऊंगा। वो कहता है, इनकार कर देता है, मना कर देता है। वो यहाँ पर लेखक इस लाइन का मतलब देखिए, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए, अपने आप को शरीफ बताने के लिए, अपने आप को विनम्र बताने के लिए, ठीक है, रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। मामूली लोगों की हरकत में मीन्स, लेखक कहता है कि जब आप समझते हैं कि खीरा खाना एक मामूली चीज़ है, नवाब लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो मुझे क्यों खीरा खिलाना चाहते हैं? तो मुझे क्यों आप आम आदमी बनाना चाहते हैं? मीन्स क्या कहता है, मामूली लोगों की हरकत में क्यों लतेड़ देना चाहते हैं? मीन्स लतेड़ना, खींच लेना। तो मुझे आप क्यों मामूली बनाना चाहते हैं? भाई, अगर आप खीरा खाने से आप मामूली हो जाएंगे, आप नवाब घर के ख़ानदान के हैं, नवाबी नस्ल के सफ़ेद पोज इंसान हैं, सज्जन हैं, तो आप खीरा खाएंगे और आप मामूली हो जाएंगे, तो क्या मैं खीरा खाने से मामूली नहीं हो जाऊँगा? तो मैं क्यों खाऊँ? नहीं खाता जाओ। कहता है, शुक्रिया, शुक्रिया, किबला शौक़ फरमा। किबला मीन्स सज्जन, महाशय, हे महानुभाव। देखो, लेखक भी उनका मजाक उड़ा रहा है, हे महानुभाव, आपको, आपका खीरा आपको मुबारक, आप ही खाएं सर, हम नहीं खाएंगे। वो कहता है कि आप ही खाइए, हम तो नहीं खाने वाले, ठीक है। शुक्रिया मीन्स थैंक यू, धन्यवाद। किबला का अर्थ क्या होता है? हे महाशय, महाशय आप ही खाएं, हम खीरा नहीं खाएंगे, ठीक है। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखा और गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलियों से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरे के सिरे को काटा, उन्हें गोद कर झाग निकाल दिया। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाँकों को करीने से तौलियों पर सजाते गए। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि नवाब साहब ने खीरा कैसे सजाया, खीरा कैसे काटा? तो कुछ देर तक वो खिड़की से फिर बाहर देखने लगे।
कुछ देर तक खिड़की से वो फिर बाहर देखने लगे। देखो भाई, खीरा खरीद लिए हैं, उनको खाने का भी शौक़ हो रहा है, लेकिन जो आदमी बैठा है सामने, उनके सामने में इतने बड़े महान आदमी होकर खीरा कैसे खाएं, इस दुविधा में है वो। इसलिए खिड़की से बाहर देख रहा है और अचानक ही क्या किया, दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने यह डिसाइड कर लिया, यह निश्चय कर लिया, यह फैसला कर लिया, अब तो खीरा खाना ही है। तो उन्होंने क्या रखा, सामने एक तौलिया मस्त बिछाया, जो खीरा, जो तौलिया, जिस तौलिया पे खीरा रखा हुआ था उसको झाड़ दिया, मस्त साफ़ कर दिया। खीरों को नीचे सीट से नीचे से लोटा निकाल कर, उसमें पानी था, खिड़की के बाहर मस्त धोया, ठीक है, और उसको काटा, दोनों सिरों को, खीरे के दोनों साइड को काट दिया और उसे गोदा ऐसे। क्यों किया ऐसा? चाकू से ऐसे गोदने लगे, वहाँ पे ऐसे दोनों सिरों को ऐसे ऐसे मारने लगे चाकू से। क्यों गोद दिया, छेद कर दिया वहाँ पे? क्यों? ताकि वहाँ से सारा रस निकल जाए, में सारा कड़वापन निकल जाता है। खीरा का जो जिस साइड वो खीरा लटकते रहता है उधर क्या होता है, कड़वा लगता है, तो उसको गोद रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो सारा कड़वापन निकल जाए। तो उसके बाद उसको छील दिया और काट के उसको करीने से रखा। करीने से मीन्स एक पंक्ति में सजा कर, करीने से रखना मीन्स सजा कर रखा। और एहतियात मीन्स बहुत सावधानी से। यहाँ से उर्दू के शब्दों का प्रयोग लेखक ने किया है, क्योंकि यहाँ पे हम नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पुष्ट सज्जन की बात कर रहे हैं। और नवाब जो होते थे वो मुस्लिम होते थे, ठीक है, वो मुस्लिम होते थे, तो उनकी भाषा उर्दू होती थी, तो इसलिए लेखक ने यहाँ पर उर्दू भाषा का प्रयोग किया है। कुछ कुछ शब्दों का यहाँ पे मिश्रण किया है अपनी रचना में। तो यहाँ पे एहतियात क्या है? एहतियात का मतलब बड़ी सावधानी से खीरों को सजा के रखा। करीने से रखा मीन्स सजा कर रखा, पूरा झाग निकालने के पश्चात। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और मिर्च पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। तो लेखक लेखक हंस रहा है इस सब चीज़ को देखकर। लेखक बड़ा ही अजीब समझ रहा है इसको। मीन्स ऐसे तो खीरा कौन काटता है? जो स्टेशन पर जो खीरा बेचते हैं वो लोग इस काम में इतने माहिर होते हैं, वो लोग इस काम में ऐसे माहिर होते हैं। तो हो सकता है अप्रत्यक्ष रूप से यह लेखक कहना चाहता हो कि आजकल के नवाब स्टेशन पे खीरा बेचते हैं लेकिन अपने आप को छोटा नहीं समझते हैं। तो वो कहता है कि ऐसा खीरा काटना, तो लखनऊ स्टेशन पे लोग जो खीरा बेचते हैं, खीरा बेचने वाले, वो लोग ऐसा काटते हैं। और ऐसा काटने के बाद क्या करते हैं, नमक में जीरा पीस कर डाले रहते हैं और लाल मिर्ची का पाउडर एक पुड़िया में दे देते हैं। फिर आप मस्त खाएंगे खीरा। आप भी बस में, ट्रेन में गए होंगे तो खीरा और ककड़ी ऐसे ही नमक मिर्च, काला नमक मिर्च और जीरा पाउडर डाल के बेचा जाता है गर्मी के दिनों में। आप लोगों ने भी खाया होगा, मैंने तो खूब खाया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। सुर्खी, लाल मिर्च की सुर्खी ने पाउडर, बुरकना मीन्स छींटना, और लाल मिर्च का पाउडर, जीरा मिला नमक उन्होंने फांकों पर, मीन्स जो कली काटा था ना खीरा को, बीच से ऐसे कली कली में काट दिया था, उसको उसमें छिड़क रहे हैं। किसको? वो नमक और मिर्च पाउडर और जीरा मिला हुआ नमक को उसको छिड़क रहे हैं उसको। ठीक है, जैसे रेलवे स्टेशन पे किया जाता है वैसे ही वो छींट रहे हैं, छिड़क रहे हैं। ठीक है। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे के पापड़ सजाया। उसके बाद प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनके मुख से खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लवित हो रहा था। बड़ा ही व्यंग है भाई। मीन्स देखिए, हम जब कुछ बनाते हैं तो हमारा मुंह अजीब अजीब तरीके से भाव भंगिमा होती है, अलग तरीके से हम चेहरा बनाते हैं। जब हम खाना बना, देखना कई लोग खाना बना रहे हैं, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे करके खाना बना रहा है, कोई ऐसे करके खाना बनाता है। ठीक है, कोई ऐसे ऐसे करछुल चला रहा है, कोई काट रहा है। तो जो खीरा सजा रहे हैं ना, तो इनके जबड़ों को देखकर, इनके चेहरे में जो भाव भंगिमा है, इनके चेहरे को देखकर साफ बता सकते हैं। मीन्स नवाब साहब जब खीरा काट के सजा रहे हैं ना, तो जबड़ा ऐसे कर रहे हैं जैसे खाने के लिए मर जा रहे हैं। मीन्स खीरा को देखकर उनके मुंह में पानी आ गया है। आप इससे स्पष्ट रूप से अंदाज़ा लगा सकते हैं उनके चेहरे को देखकर, उनके इमोशंस को, उनके फीलिंग्स को, उनकी भावना जो उनके चेहरे पर छलक रही है उसको देखकर, और जबड़े जो हिल रहे हैं, स्फुटित मीन्स जबड़ा उनका हिल रहा है, उसको देखकर आप ये बहुत आसानी से, बहुत सरलता से यह अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि जो नवाब साहब हैं उनके मुंह में पानी आ चुका है खीरा देखकर। वो स्वाभाविक है भाई, खीरा देखकर और गुपचुप देखकर, पानी पूरी, गोलगप्पे देखकर लोगों के मुंह में पानी आना बहुत ही स्वाभाविक है। तो लेखक को लगता है कि नवाब साहब के मुंह में भी पानी आ चुका है, प्लवित हो रहा है या फूट रहा है, पानी आ गया है, पानी निकल रहा है, ठीक है, लार टपक रहा है, मीन्स खाने के लिए मर जा रहे हैं, समझ लो तुम, ठीक है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। कहते हैं कि मियाँ किसको कहते हैं? जनाब। ये जो साहब हैं अपने आप को रईस मानते हैं, अपने आप को ख़ानदानी कहते हैं, अपने आप को बहुत ही अमीर कहते हैं, और देखो, ठीक है, सेकंड क्लास में छुप के बैठे हैं और खीरा खा रहे हैं, अपनी असलियत पे आ गए हैं, अपनी असलियत पे उतर आए हैं। मीन्स लोगों से बचना चाहते थे, लोगों से बचना चाहते थे, वो सेकंड क्लास में इसलिए आए थे, लेकिन लेखक उनको मिल गया और उनकी असलियत वो जान लिया। कहता है कि अपनी असलियत पे उतर आए हैं, और उनकी असलियत क्या है? गरीब हैं, लेकिन वो झूठी शान को वो छोड़ते नहीं हैं। बार बार कहूँगा मैं, प्राण जाए पर शान न जाए, ठीक है, झूठी शान रहे। कनखियों से देखना मीन्स ऐसे नज़र चुरा कर, तिरछी नज़र से देख रहा है, ऐसे डायरेक्ट नहीं देख रहा है, प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने वो नहीं देख रहा है उसके खीरे काटने को। वो लेखक क्या कर रहा है? लेखक नाटक कर रहा है या दिखावा कर रहा है, लेखक भी, कि उसको मैं तुम पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। लेखक ये नाटक कर रहा है कि वो नवाब साहब को नहीं देख रहा है, उन पे ध्यान नहीं दे रहा है, परंतु लेखक तिरछी नज़र से सब कुछ देख रहा है। वो दिखाना नहीं चाहता है कि वो उस पर ध्यान देता है। क्यों? क्योंकि जैसे वो आया, वो जो नवाब था वो लेखक पे ध्यान नहीं दिया था, तो लेखक भी गुस्से में है, और अपने उसका भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान है, तो इसलिए वो सीधा ना देखकर तिरछी नज़र से उसको ऑब्जर्व या अवलोकन करने की कोशिश कर रहा है। तिरछी नज़रों से देख रहा है, सीधा नहीं देख रहा है, ठीक है, तिरछी नज़र से इसलिए देख रहा है क्योंकि यह वो दिखाना चाहता है कि मैं तुम पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सच बात पूछो तो बिल्कुल ध्यान दे रहा है, लेकिन वो दिखाना चाहता है कि वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। लेखक यह दिखाना चाहता है नवाब को कि मैं तुम पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, परंतु वो ध्यान तो दे रहा है, तिरछी नज़रों से देख रहा है। चलो, तिरछी नज़रों से अल्लाह बचाए, गाना है, सुन लेना। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। नवाब साहब फिर खिड़की की ओर देख रहे थे। अब तक अपने खीरे काटने में, सजाने में, नमक छिड़कने में वो व्यस्त थे, ठीक है, लेकिन अभी फिर से इनकी ओर ध्यान दिया और क्या कहते हैं? वल्लाह शौक कीजिए लखनऊ का बालम खीरा। तो नवाब साहब कहते हैं जनाब, ठीक है, वल्लाह मैंने भगवान कसम, ठीक है, भगवान कसम कहते हैं कि नहीं यहाँ पे? वल्लाह का मतलब भगवान कसम, अल्लाह कसम जनाब, ये लखनऊ का बालम खीरा है। बालम यानी प्रिय खीरा, प्रियतम खीरा है, सबसे फेमस, सबसे स्वादिष्ट और टेस्टी खीरा है, थोड़ा खाकर तो देखिए जनाब आली, वल्लाह थोड़ा लखनऊ का बालम खीरा, शौक़ फरमाएं, थोड़ा खा के देखिए, थोड़ा चख कर देखिए, ठीक है। तो नमक मिर्च छिड़क दिया जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फाँकें देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। ऐसा कई बार नहीं होता है हमारे पास कि हम किसी दूसरे के घर जाते हैं, मस्त थाली में सजा के खाना पीना, लड्डू और बर्फ़ी, पेड़े, मस्त खाने पीने की चीज़ें लेकर प्लेट में आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? वो पहले ही किसी के घर में जाकर मुझे भूख लगी है, खाना दो या खा लेना, थोड़ा हम अपना क्या कहते हैं, आत्मसम्मान के खिलाफ समझते हैं इसको। कह सकते हैं कि ये शिष्टाचार नहीं है कि किसी के घर में बोलते ही खा लिया। घर में मम्मी मना करती है ना, बोलते ही मत खा लेना, बहुत बोलेंगे तो थोड़ा बहुत खा लेना। तो कई बार हमारे मन में खाने की इच्छा होती है, लेकिन हम मना कर देते हैं। मन में इच्छा नहीं होती है क्या कि खा लूँ, लेकिन मम्मी की बात याद आती है, मम्मी गुर्रती रहती है ऐसे, खाना मत, ठीक है, तो खाने की इच्छा होते हुए भी हम मना कर देते हैं। तो ऐसे ही लेखक के साथ हुआ कि खीरा में नमक मिर्च और जीरा डला हुआ है और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी निकला, खीरा एकदम टेस्टी लग रहा है, एकदम फ्रेश लग रहा है, ताज़ा लग रहा है। तो उसको देखकर राइटर या लेखक के मन में भी, लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा है, उसको भी खाने की इच्छा है, परंतु वो पहले मना कर चुका है। जब वो पहले मना कर चुका है तो कैसे खाएगा? उसका क्या सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? क्या उसका आत्मसम्मान नहीं है? तो लेखक कहता है मैं अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए मना कर दिया। खाने का तो मन था भाई, खाना चाहता था मैं,
लेकिन वो पहले मना कर चुका था तो फिर कैसे खाता। कहता कि मैं पहले मना कर चुका था इसलिए मैं नहीं खा सकता, तो इसलिए मैंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने का डिसीजन लिया। आत्मसम्मान की रक्षा करने का मैंने फैसला किया। निभाना मीन्स निभाना, तो आत्मसम्मान की रक्षा का निबाह करना, उसको निभाना मैंने उचित समझा और मैंने फिर से मना कर दिया। उत्तर दिया शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। तलब यानी इच्छा, तो कहता है शुक्रिया, थैंक यू। ये भी देखो, लेखक भी उसको उर्दू में ही जवाब दे रहा है, शुक्रिया, मुझे अभी इस वक्त तलब नहीं हो रहा है, इस समय मुझे खाने की कोई भी इच्छा नहीं हो रही है। और क्या कहता है, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, मेरा जो डाइजेशन है, मेरा जो हाजमा है, मीन्स मेरा पेट थोड़ा कमज़ोर है, मीन्स मेरा डाइजेशन उतना ठीक से नहीं होता है, मीन्स मेरी जो आमाशय है जहाँ पे भोजन जाता है, मुझे वहाँ पे कुछ समस्या है, या मेरा जो पाचन शक्ति है उतना शक्तिशाली नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है, तो मैं नहीं खा सकता। किबला शौक फरमा, किबला फिर से यूज किया, फिर से इसका प्रयोग किया। किबला का मतलब महाशय, हे जनाब महाशय आप ही खाएं। किबला का अर्थ उर्दू में होता है महाशय, उर्दू शब्द है किबला, और किबला का किबला शब्द का अर्थ हिंदी में होता है महाशय, महानुभाव, हे सज्जन पुरुष आप ही खाएं, आप कोई आपके खीरा आपको मुबारक, हम नहीं खाएंगे। नवाब साहब ने संतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरों की फांकों की ओर देखा। सतृष्ण मीन्स लालची आँखों से, खाने के लिए मर जा रहे थे वो, और लालची आँखों से खीरों की ओर देखा, चमक रहे थे, उनके मुंह में पहले से ही पानी आ चुका था। ठीक है, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, तो खीरे को देखा, पहले स्वादिष्ट लग रहे थे, उनकी आँखों से ये झलक रहा था कि वो खाने के लिए मर जा रहे थे। तो नवाब साहब खिड़की की ओर देखते हैं और एक गहरी सांस लेते हैं, खिड़की की ओर देखते हैं और गहरी सांस लेते हैं, खिड़की की ओर देखकर गहरा सांस लेते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, देखो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, खीरे की एक फाँक उठाकर होंठों तक ले गए। खीरे को ऐसे उठाया, खीरा ऐसे उठाया और होंठों तक ले गया और आँख बंद की। खीरे को होंठों तक लिया, आँख बंद किया। ठीक है, और स्वाद के आनंद में पलकें मूंद दी। खीरा ऐसे पकड़ा और मुंह के पास ले गए, होंठों के पास, और ऐसे देखो कैसे खीरा खा रहा है, ऐसे उठाया, मुंह के पास लिया और स्वाद से आंख बंद हो गई और मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया और नवाब साहब ने फाँक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया। ये कैसे खाने का तरीका है, गौर से देखो, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। वो खीरा कैसे खाते हैं, खीरा ये रहा, खीरा मान लो, ऐसे खीरा उठाया और मुंह के पास लिया और आंख बंद की जैसे कि वो खा रहे हों, आंख बंद की जैसे कि वो खाने का स्वाद ले रहे हों। ऐसे आंख ऐसे पकड़ा, ऐसे मुंह के पास लिया और ऐसे आंख बंद की और उनके मुंह में पानी आ गया और उस पानी को पी गए और खिड़की के बाहर खीरे को फेंक दिया। खीरा को खाया नहीं, सुनो, ऐसे उठाया, मुंह के पास लिए और उसे देखकर, उसे सूंघ कर ही खा लिया, समझो, देखकर और सूंघ कर ही खा लिया और उनके मुंह में पानी आया और पानी को गटक गए और खिड़की के बाहर खीरा फेंक दिया। ऐसे वो आगे करते गए, सारे खीरे के टुकड़ों को, सारे खीरे के फाँकों को ऐसे ही पकड़ते थे, मुंह के पास लेते थे, मुंह में पानी आता था, मुंह के पानी को निगल लेते थे और खिड़की के बाहर खीरा फेंक दिया। ये देखो खीरा कैसे खा रहा हूँ, फेंक दो बाहर, फेंक दो बाहर। ठीक है, तो ये खीरा खाने का नायाब और अनोखा तरीका, अजीब तरीका तो मैंने भी नहीं सुना था। ये सनक नहीं है, सनकी टाइप का बिहेवियर नहीं दिखा रहा है क्या, ये व्यवहार कैसा है, सनकी है, अजीब सा है, कंप्लीटली वियर्ड है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन करके, रसास्वादन मीन्स उसका आनंद लेकर, उसको खाकर, उसके रस को निगल कर, मीन्स उसके मुंह में जो पानी आता है उसको पीकर फेंक देते थे। वासना से मीन्स उसके खुशबू से, उसे देखकर और उसके सुगंध को लेकर उनके मुंह में पानी आता था, बिना खाए फेंक देते थे। ठीक है, ये कैसा तरीका था। नवाब साहब ने खीरे की सभी फाँकों को खिड़की के बाहर फेंक तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह है ख़ानदानी रईसों का तरीका। तो लेखक भी कहते हैं, देखो एक एक करके सारे खीरे के फाँकों को, सारे खीरे के टुकड़ों को ऐसे उठाते थे, ऐसे देखते थे, मुंह में पानी आता था, उसको
गटक लेते थे और फेंक देते थे खीरा, सारे खीरे के टुकड़ों के साथ यही किया। तो लेखक कहते हैं कि ये कैसा अजीब सा तरीका था। तो ऐसा करने के बाद एक खीरा फेंकने के बाद तौलिए से मुंह हाथ पोंछ लिया और गर्व से, शान से लेखक की ओर देखा, जैसे मानो कह रहे हो, देखो यह है रईसों का खीरा खाने का तरीका, यह है नवाबी स्टाइल, नवाबी तरीका। शान शौकत से उन्होंने खीरा खाया। मैंने सिर्फ देख कर सुन कर खीरा खा लिया। ये कैसा तरीका है? ये ऐसा है, ये व्यंग है। ये कहें तो हम वास्तव में नवाबों के ऊपर, अपने आप को बड़ा समझने वाले लोगों के ऊपर यह व्यंग है, क्योंकि वो दिखावा करते हैं, झूठा शान दिखाते हैं। मैं सब चीज़ वो हट के अलग करना चाहते हैं। उनका ड्रेस अब देख लो, कैसे लंबे लंबे गाउन पहनते। एक तो सिर में कोई नाव बना लिया, कोई बड़ा मुकुट पहना, कोई 20 मीटर कपड़ा लंबा पहन लिया। मीन्स हर चीज़ को वो आम आदमी से अलग करना चाहते हैं, क्योंकि अपने आप को खास दिखाना चाहते हैं, अपने आप को स्पेशल दिखाना चाहते हैं, अपने आप को विशिष्ट दिखाना चाहते हैं। तो खीरा ये कैसा खाना हुआ कि मुँह के पास लिए, पानी आया, पी गए और खीरा फेंक दिए। तो लेखक कहता है ऐसा करने के पश्चात हमको वो गर्व से देख रहे थे, और ये मानो ऐसा कहना चाह रहे हों कि ये देखो, यह है नवाबों का खीरा खाने का तरीका, रईस ख़ानदान में पैदा हुए सफ़ेद पोश इंसान के खीरा खाने का तरीका। ऐसे खीरा खाते हैं हम आम आदमी नहीं हैं। आम आदमी ऐसे चबा के खाता है, हम तो सिर्फ देख के सूंघ के खा लेते हैं खीरा। ये हमारा क्वालिटी है, ये हमारा खासियत है, ये हमारी स्पेशलिटी है। ये व्यंग है ऐसा सोचने वाले लोगों के ऊपर, ठीक है। तो नवाब साहब ने खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। मीन्स कह सकते हैं, अब लेखक क्या कहता है कि खीरा खाने में और उसको सजाने में इतना मेहनत किया था वो जो नवाब साहब थे, कि अब वो अपने सीट पर ऐसे लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा मीन्स हमको ये स्वीकार करना पड़ा कि आपका तरीका बेहतर। मीन्स लेखक को ये सिर झुकाना पड़ा। ये सब चीज़ देखकर लेखक का सिर ऑटोमेटिकली अपने आप झुक गया कि हे भगवान, ये क्या आदमी। ठीक है, तस्लीम में सर खम कर लेना मीन्स स्वीकार करते हुए, मीन्स उनके गर्व को, गर्व से देख रहे हैं इसकी ओर, तो उस गर्व को इन्होंने स्वीकार, हाँ नमस्कार, आपका घमंड आपके पास ही रहे। तो लेखक स्वीकार करता है, ठीक है, कि तुम्हारा घमंड तुम्हारे पास रहे, हाँ हाँ तुम्हारा तरीका बेहतर है, ठीक है, तुम्हारा तरीका बहुत अच्छा है भाई। तुमको और तुम्हारे तरीके को नमस्कार करके अपना सिर झुका लेता है कौन? लेखक, ठीक है। तो आगे देखते हैं और क्या होता है वहाँ पे। ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। लेखक कहता है यह है ख़ानदानी तहजीब। तहजीब मीन्स ख़ानदानी संस्कार। यह है देखो ख़ानदानी रईस लोगों का खीरा खाने का संस्कार, खीरा खाने का तरीका। वो कहता है यह है ख़ानदानी संस्कार, ठीक है, यह रईसों का संस्कार। तहजीब यानी संस्कार होता है। नफासत, नफासत क्या? तो यह है स्वच्छता। ये देखो कैसा साफ़ सुथरा पूरा काट के, छील के, धो के खाया। और नजाकत होता है कोमलता। यह नजाकत, नफासत और तहजीब। नफासत, तहजीब, नफासत और नजाकत, 3 उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है। जब आप अपने उत्तर लिखेंगे तो इन शब्दों का प्रयोग जरूर करें, ठीक है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे नंबर और अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ख़ानदानी तहजीब, तहजीब में संस्कार। ये देखो ख़ानदानी लोगों का संस्कार, खीरा खा के कैसे सो रहा है और कैसे खाया खीरा, अजीब तरीके से। यह है तहजीब उनका, यह है उनका नफासत मीन्स यह है उनका स्वच्छता, कैसे स्वच्छ तरीके से खीरा खाया। और नजाकत, कोमलता मीन्स ये व्यंग किया गया है कि बड़े लोग कैसे दिखावा करते हैं। ऐसे दिखा रहा है जैसे खीरा खाया है, बहुत बड़ा चीज़ खाया है, और कैसे खाया अजीब तरीके से। और ऐसे दिखा रहा है जैसे बहुत बड़ा पहाड़ फोड़ा है, बहुत बड़ा मेहनत किया है, और आराम से सीट पर सो रहा है जैसे कि वो खीरा खाकर थक गया हो। तो हम गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। कि लेखक सोच रहा था कि ऐसे खीरा खाने को हम क्या कहेंगे, जो उन्होंने सिर्फ सुगंध से, उसका जो सेंट है उसी से, उसको देखकर, उसको सूंघ कर खा लिया, समझो, उसको देखा और सूंघ लिया तो बस खा लिया। तो ऐसे खाने के तरीक़ों को क्या कहा जाएगा? ऐसे खाने के तरीक़ों को हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स काल्पनिक खाना, कल्पना में खाना। अरे रियल में थोड़ी खाया,
इमेजिनेशन में तो खाया, तो ऐसे खाने को हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक खाना, मीन्स कल्पना, इमेजिनेशन में खाया, या क्या एब्स्ट्रैक्ट मीन्स वही कल्पना जिसको हम देख छू नहीं सकते, ऐसा स्टाइल में खाया जिसको रियल में थोड़ी खाया, वो तो इमेजिन करके खा लिया। तो ये इमेजिनेटिव, ये मीन्स काल्पनिक तरीके से खाना हुआ। सूक्ष्म यानी कि बहुत ही जटिल, बहुत ही स्पेशल खाने का तरीका था। और कह सकते हैं नफीस, नफीस मीन्स उत्तम। तो लेखक यहाँ पे व्यंग कसते हैं, कहते हैं ये तो बड़ा ही स्पेशल, बड़ा ही सूक्ष्म, बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही अति उत्तम और बड़ा ही काल्पनिक खाने का ढंग हुआ। तो लेखक कहते हैं बड़ा ही उत्तम, काल्पनिक और सूक्ष्म तरीका हुआ खीरा खाने का। ऐसा तरीका तो हमने अपने बाप दिन में नहीं देखा था। ठीक है। लेखक भी कहता है कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ ऐसा खीरा खाने का तरीका तो मैंने आज तक नहीं देखा रे बाबा, कि बस तुमने उसको देखा, सूंघा और खा लिए। देखा, सूंघा और खिड़की के बाहर फेंक दिया और सेटिस्फाइड भी हो गए, संतुष्ट भी हो गए। ऐसे नाटक कर रहे हो जैसे तुमने खाया है। ठीक है, देखा, सूंघा और खिड़की के बाहर फेंक दिया और वो नाटक कर रहा है, ऐसे दिखा रहा है जैसे उसने खीरा खा लिया। ठीक है, मैं कह रहा है कि जो नवाब होते हैं, जो अमीर ख़ानदान के लोग होते हैं, वो लोग सब चीज़ को हट के अलग करने के चक्कर में रहते हैं। ठीक है, और हमेशा अलग करने के चक्कर में उनका मजाक भी बन जाता है। नवाब साहब की ओर से पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहा, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है मियाँ। उर्दू में क्या कहना है देखो। और ऐसे नाटक कर रहे हैं नवाब साहब और डकार ले रहे हैं, बोले ऐसे डकार ले रहे हैं जैसे कि सच में खीरा खाया हो, डकार भी ले रहे हैं जैसे कि सच में खीरा खाया हो। ठीक है, डकार लिया और सच में खीरा खाए हो, ऐसा नाटक कर रहे हैं जैसे कि डकार ले रहे हैं जैसे सच में खीरा खाया। और क्या बोल रहे हैं, खीरा होता है बड़ा लजीज, लजीज यानी स्वादिष्ट, खीरा होता है बड़ा लजीज जनाब, लेकिन होता है बड़ा ही शकील। शकील लिखा है क्या? हाँ, शकील। शकील का अर्थ क्या होता है? बड़ा ही पचाने में जो टाइम ले, पचाने में, जिस चीज़ को पचने में या पचाने में समय लगे, जिसको डाइजेस्ट करने में समय लगे, बड़ा ही कठोर, बड़ा ही भारी खाना होता है। खीरा होता ज़रूर है स्वादिष्ट, लेकिन बहुत ही लजीज होता है, लेकिन ये बहुत भारी भी होता है, जल्दी पचता नहीं है, पेट पर बोझ डाल देता है। कैसे बात कर रहा है देखो, नवाब कहता है कि खीरा खाने में तो बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत टेस्टी होता है, लेकिन खाने के बाद डाइजेशन नहीं होता है ठीक से, पचता नहीं है अच्छे से। डकार लिया ना उसने अभी, इसलिए कह रहा है कि पचता नहीं है ठीक से जनाब। नामुराद का होता है, नामुराद का अर्थ क्या होता है? नामुराद किसे कहें? बदतमीज, नालायक। ठीक है, या फिर कह सकते हैं तुम्हारा अभागा, बेचारा, अभागा। ठीक है, नामुराद होता है अभागा। ये अभागा खीरा होता बड़ा लजीज है, होता बड़ा टेस्टी है, बड़ा स्वादिष्ट है, लेकिन पचता नहीं है ठीक से, और वो डकार लेता है और बोलता है खीरा स्वादिष्ट था। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। तो लेखक यहाँ पे कहता है कि मेरे ज्ञान के चक्षु खुल गए, मेरी आंखें खुल गई, मैंने ऐसा खाने का तरीका मैंने आज तक नहीं देखा था। ये है नई कहानी के लेखक। ऐसा क्यों कहा? तो उसने ये जो नवाब साहब हैं उनको नई कहानी के लेखक से तुलना की। नई कहानी के लेखक कहते थे कि बिना विषय वस्तु के, बिना कोई थीम के, बिना सब्जेक्ट मैटर के कहानी लिखा जा सकता है। मीन्स कहानी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, बिना कोई स्टोरी के, बिना कोई थीम के, बिना कोई विषय वस्तु के। जैसे कहानी तुम किसके ऊपर लिखा? चोर के ऊपर, तो ये उसका क्या हुआ? कहानी अगर तुमने चोर के ऊपर लिखा तो चोर वहाँ का क्या हुआ? विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर हुआ। तो आजकल ये व्यंग लिखा है, व्यंग मीन्स उनको ताना दिया है। किसको? आजकल के नए ज़माने के लेखकों को ये ताना दे रहे हैं। कहते हैं कि आजकल के लेखक कहते हैं कि बिना विषय वस्तु की कहानी लिखी जा सकती है। ठीक है, तो अब लेखक भी मानता है जब खीरा को बिना खाए सिर्फ देखकर और सूंघकर उसका स्वाद लिया जा सकता है, उसको खाया जा सकता है। मीन्स खीरा को बिना मुंह में डाले, बिना चबाए, सिर्फ उसको देखकर और सूंघकर खाया जा सकता है, आनंद लिया जा सकता है। तो बिना सब्जेक्ट मैटर के, बिना विषय वस्तु के कहानी क्यों नहीं लिखा जा सकता? तो यशपाल जी कहते हैं कि यह संभव है। अगर खीरा इस तरीके से खाया जा सकता है कि उसको बस देखकर और सूंघकर उसको खा लिया जाए, ठीक है, तो कहानी भी बिना सब्जेक्ट मैटर, बिना स्टोरी के, बिना थीम के लिखा जा सकता है। यह भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर अंत में
कह सकते हैं यशपाल जी ने नई कहानी के जो लेखक हैं, मीन्स 1960, 70, 50 के बाद, 1950 के बाद जो कहानियाँ लिखी गई उनमें ज़्यादातर कुछ भी चीज़ों में भी कहानी लिख देते थे, तो उनका मजाक बनाया है यहाँ पर। कहते हैं कि जैसे मीन्स लेखक को लगता था कि बिना सब्जेक्ट मैटर के, बिना विषय वस्तु के कहानी लिखी नहीं जा सकती, लेकिन वो कहते हैं कि जब नवाब साहब खीरा को देखकर, सुनकर उसका आनंद ले सकते हैं, तो जो नई कहानी के लेखक हैं बिना सब्जेक्ट मैटर, बिना विषय वस्तु के कहानी क्यों नहीं लिख सकते। तो यहाँ हमारा कहते हैं कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है। मीन्स कोई बंदा, कोई इंसान सिर्फ खीरे को खाने की कल्पना कर सकता है और उससे उसका पेट भर सकता है, ठीक है, उससे उसका पेट भर सकता है और उसका डकार भी आ सकता है, ठीक है। तो बिना विचार के, बिना कोई घटना के, बिना कोई कैरेक्टर के, पात्रों के, लेखक के इच्छा मात्र से, लेखक के सिर्फ सोचने से नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती है। ये है व्यंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पाठ शेष होता है और हम अब अपने अगले वीडियो में, अगले इसका जो पार्ट 2 आएगा, भाग 2, उसमें हम यहाँ के प्रश्नोत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पे हम विश्लेषण करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, उनसे वार्तालाप या चर्चा होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हमारे भाग 2 में।